नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवविंद क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहिए। आपके लिए जो आज का टॉपिक बेहतरीन क्लास है आज की। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है मुगल साम्राज्य का ही। और मुगल साम्राज्य के बाद अक्सर करके बहुत ही कम पढ़ा होगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और बहुत ही कम यहाँ तक पहुँच पाते हैं या बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं इस वजह से कि क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आ गया और आपने नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम से आउट है। इस वजह से आपको वो पार्ट भी पढ़ना चाहिए, पढ़ा ऐसा जाए कि कुछ छूट ना जाए। हमारा ये सिद्धांत रहता है हमेशा, और उसी सिद्धांत को पालन करते हुए मेरी कोशिश रहती है आप सभी लोगों को, अपने वीर सब्सक्राइबर्स को पढ़ाने की। तो औरंगजेब तक सभी शासकों को याद रखते हैं ज़्यादातर लोग, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद कई बार याद नहीं कर पाते कि कौन आया कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस क्लास में, छोटी सी क्लास है, सिर्फ मैं इतना आपको बताऊंगा, इतना नॉलेज मैं आपको कराऊंगा। आप नोट्स बनाइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों दोस्तों के साथ। सबसे पहले, औरंगजेब के बाद आने वाले उत्तराधिकारी कितने थे, कौन कौन थे, क्या क्या नाम था, और उनकी क्या खासियत रही उनके शासनकाल में, या कौन से महत्वपूर्ण आक्रमण हुए जो पेपरों में पूछे गए एग्जाम्स में, है ना। वैसे मैं अलग से भी चर्चा करूंगा कुछ एक शासकों को लेकर के जो औरंगजेब के बाद में पढ़ाऊंगा वीडियो में। लेकिन इसमें देखिए, औरंगजेब का पतन हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में अहमदनगर महाराष्ट्र में। उसके बाद लगभग उत्तर भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाती है। मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, या मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है, या यूं कह लीजिए मुगल साम्राज्य एक तरीके से समाप्त हो जाता है। कहां पर? उत्तर भारत में। इसके कारण इतिहासकारों ने अलग अलग बताए कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य क्यों समाप्त हो गया भारत के भीतर, उत्तर भारत के भीतर, जहां पर दिल्ली और आगरा केंद्र में रहते थे मुगलों के समय में। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना यह है इस विषय में कि औरंगजेब ने पूरी की पूरी शक्ति दक्षिण भारत पर लगा दी अपने पूरे 49 साल के शासनकाल में, 40-45 साल के शासनकाल में। पूरी शक्ति दक्षिण भारत को जीतने पे लगा दी, पूरी ताकत दक्षिण भारत को जीतने पे लगा दी, पूरा धन खर्च कर दिया दक्षिण भारत को जीतने में। और दक्षिण भारत में इतना बिजी रहा, अपने पुत्र का पीछा करता हुआ गया था 1681 में, इतना बिजी रहा कि वहां से वापस आने का उसे समय नहीं मिला उत्तर भारत में। जब एक मुगल शासक है जो दिल्ली की गद्दी पर अथवा आगरा में रहता है, जब उत्तर भारत में नहीं रहेगा तो उत्तर भारत के राज्यों को कैसे सादगी रखेगा। तो ज्यादातर समय औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मराठों से संघर्ष करता रहा, राजपूतों से संघर्ष करता रहा, है ना, और अलग अलग शासकों से, दक्षिण भारत के जो शासक थे, अलग अलग वंश थे, उनसे संघर्ष करता रहा उन्हें जीतने के लिए। लेकिन दक्षिण भारत उसके लिए कब्रिस्तान साबित हुआ, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा, क्योंकि उत्तर भारत उसे लौटने का मौका नहीं मिला। इसी को पर्याप्त कारण इतिहासकारों के द्वारा माना गया है मुगल साम्राज्य के विघटन का, या मुगल साम्राज्य के पतन का, या यूं कह लीजिए मुगल साम्राज्य को समाप्त होने का पर्याप्त कारण है ये। ठीक है। तो औरंगजेब के बाद 52 साल आगे तक और मुगल साम्राज्य रहता है, तकरीबन 52-54 साल तक, लगभग 52 साल तक ही रहता है। और 52 साल में लगभग 8-9 लोग और आते हैं मुगलों में शासन करने, जो कि कोई 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 1 महीने से भी कम भी रहता है। इस तरीके से उत्तराधिकारी आते गए और बदलते गए, क्योंकि वो आपको पता है औरंगजेब तक ही मुगलों में उत्तर भारत में पूरी ताकत थी। क्योंकि औरंगजेब दक्षिण भारत में व्यस्तता रही तो उत्तर भारत के राज्यों ने स्वतंत्र घोषित कर लिया और मुगलों से आमना सामना शुरू हो गया। तो इसी क्लास में हम बात करेंगे उन उत्तराधिकारियों की जो कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इसके नोट्स बनाइए आप। ठीक है। तो चर्चा करेंगे औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारी। औरंगजेब तो आपने पढ़ लिया, इसके बाद के उत्तराधिकारी। तो देखिए पॉइंट लिखना, औरंगजेब के बाद 52 साल, कितने वर्ष? 52 वर्ष में लगभग 8 शासकों ने शासन किया। ये पॉइंट नोट करते रहिएगा। कितने शासकों ने? 8 शासकों ने शासन किया। 8 या 9 शासक, 9वां भी आ सकता है। इतने शासकों ने शासन किया। अब कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, जैसे मुगल कैसे खत्म हो गए भारत से। तो देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक धन खर्च कर दिया औरंगजेब ने, पूरा का पूरा धन। दक्षिण भारत में अधिक व्यस्त रहा, ये एक दूसरा कारण है मुगलों का खत्म होने का। उत्तर भारत की ओर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दे सका, ये भी एक प्रमुख कारण है पतन होने का मुगलों का। और उसकी धार्मिक नीतियों को भी, चूंकि कट्टरवादी धार्मिक नीतियों को स्थापित किया था औरंगजेब ने, उससे भी लोग परेशान हो गए थे। धार्मिक नीतियों का एक कारण है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है दक्षिण भारत में उसका रहना। तो मुगलों का पतन हो गया लगभग औरंगजेब के बाद ही। इस वजह से एग्जामिनर औरंगजेब तक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन औरंगजेब के बाद भी क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बाद के कौन से उत्तराधिकारी थे। तो आइए कराते हैं आपको जानकारी।
तो औरंगजेब का पुत्र उत्तराधिकारी बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से, ठीक है, जो कि 1707 से 1712 तकरीबन 5 वर्षों तक शासन करता है ये, ठीक है, मुगल साम्राज्य पर। शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, लिख लेना, ये प्रश्न सभी पूछे गए जो मैंने छांट के आपके लिए लिखे, सेलेक्ट करके आपके लिए लिखे। शाह आलम फर्स्ट के नाम से जाना जाता रहा, वास्तविक नाम इसका मुअज्जम था, वास्तविक नाम इसका क्या था, मुअज्जम था, ये भी नोट कर लेना, ये भी तीनों पॉइंटों को नोट कीजिए। आगे बात करते हैं। इसके बाद उत्तराधिकारी आता है जहांदार शाह, 12 से 13, सिर्फ 1 वर्ष तक रहता है, और इसे इसके समय में लंपट मूर्ख कहा, क्योंकि इसने काम कुछ मूर्खों जैसे किए थे शासन में बैठने के बाद, तो लंपट मूर्ख कहा गया। सिर्फ 1 वर्ष तक रहता है जहांदार शाह। किसके बाद आता है ये, शाह बहादुर शाह प्रथम के बाद उत्तराधिकारी। इसके बाद बनता है फर्रुखसियर 1713 से 19 तक, ठीक है, और इससे क्या किया, घृणित कायर, क्योंकि ये कायर जैसी पोजीशन के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसी तरीके से इसने 4-5 साल तक शासन किया, ठीक है। ये उत्तराधिकारी सिर्फ आपको पढ़ने, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1713 से शुरू होता है और 19 तक रहता है, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। इनके बाद आता है मोहम्मद शाह शासन में, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19 से 48 तक रहता है, आपको पता ही कई वर्षों तक भी रह रहा है, 19 से 48 तक रह रहा है। 19 साल तो सीधे सीधे रह रहा है 38 तक, और 10 साल, कितना साल रह रहा है, 19 और 10 29 सालों तक लगभग ये शासन कर रहा है इधर, ठीक है। कौन शासन कर रहा है, मोहम्मद शाह, मुगल साम्राज्य में, जो कि वास्तविक नाम इसका रोशन अख्तर था, ये लिख लेना, ये वास्तविक नाम था इस शासक का, यही नाम तो पूछे गए एग्जाम में। एग्जाम में औरंगजेब के बाद यदि बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ मैंने देखा है, वहां से मैंने पॉइंट नोट करे, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि वास्तविक मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, तो रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह ये एक उपाधि के साथ बैठा था, ये उपाधि थी इसकी। तकरीबन 29 साल तक शासन करता है। 29 साल तक के शासन में, इसके शासनकाल में एक आक्रमण होता है, ईरान का एक व्यक्ति भारत में आता है और आक्रमण करता है और भयंकर कत्लेआम करता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर तकरीबन 2 महीने तक रहता है, 57 दिनों तक रहता है, और 57 दिनों तक बहुत भयंकर कत्लेआम करता है और मुगलों को हराता है और इस शासक को हराता है पूरी ताकत से। ईरान का शासक था जिसका नाम नादिर शाह था, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पॉइंट लिखना, नादिर शाह ने, जो कि कहाँ का शासक था, ईरान का, लिख लेना ब्रैकेट में, फारस बोलते थे ईरान का पुराना नाम फारस। नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1738-39 में, ठीक है। किसके शासनकाल में आक्रमण हुआ, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया। आक्रमण की डेट भी लिख लो, 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध होता है, जिसमें मुगलों को बुरी तरीके से हराता है। ये कौन हराता है, नादिर शाह, मोहम्मद शाह को हराता है या मुगलों को हराता है, ऐसे लिख लीजिए। 13 फरवरी 1739 को, युद्ध का नाम करनाल का युद्ध, ठीक है। करनाल बोले तो हरियाणा में ये लड़ाई हुई थी और बुरे तरीके से इसमें मुगलों को ये हराता है, परास्त करता है। कौन हराता है, नादिर शाह, जो कि कहां से आया, ईरान से आया, या कहां से आया, पुराना नाम क्या है इसका, फारस से आया है ना। फारस का नया नाम क्या है भैया, ईरान है। जो आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा वो यहाँ पढ़ने मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। धैर्य से, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, प्रश्न कोई छूटेगा नहीं, चिंता ना करो, आपकी नौकरी पक्की है। चाहे दिल्ली पुलिस में लगाइए, यूपी पुलिस में लगाइए, चाहे किसी और पुलिस में लगाइए, पढ़ते रहिए। तो नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया, 2 महीने तक दिल्ली में रहा और लूटता रहा, बहुत सारे गरीब लोगों का कत्ल कर दिया, तकरीबन 20,000 लोगों का कत्ल कर दिया था दिल्ली के भीतर। किसने, नादिर शाह ने। इसके अलावा लूट ले गया बहुत सारा सामान। देखो, शाहजहां ने अपने शासनकाल में एक क्या बनवाया था, तख्त ए ताउस, ये अंडरलाइन करके लिख लेना, बैठने का सिंहासन था ये, तख्त ए ताउस सिंहासन था, इसी पे शाहजहां बैठता था दिल्ली के लाल किले में, ये दिल्ली के लाल किले में था ये, ठीक है। पूरा सोने से, कोहिनूर के हीरो से जड़ा हुआ था पूरा का पूरा, इसे भी लूट ले गया वो, ठीक है। कोहिनूर का हीरे या हीरे का उल्लेख है, लूट ले गया। 15 करोड़ रुपए नगद लूट ले गया, ठीक है। कौन लूट ले गया, नादिर शाह लूट ले गया। तख्ते ताउस को भी लूट ले गया, जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, और इस पर शाहजहां दिल्ली के लाल किले पर, माफ कीजिए, दिल्ली के लाल किले में बैठता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में लूट के ले गया और 15 करोड़ रुपए नगद ले गया और 20,000 लोगों को मार गया। कामा का लोगों को क्यों मारा, लूट ले जाता भाई, ठीक है। अब लोग तो उसमें बहुत सारी जनता भारत की मरी होगी, संभावना इस बात की। 20,000 लोगों का उल्लेख किया गया, कत्लेआम कर दिया, 57 दिनों तक दिल्ली में रहा, दिल्ली मेरठ के आसपास लूटता रहा, मारता रहा, लोगों को काटता रहा। तो कोहिनूर गिरा और 15 करोड़। नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन आता है, अहमद शाह अब्दाली भी 1748 में भारत पर आक्रमण करता है। ये नादिर शाह चला गया, उसकी मृत्यु होगी, बाद में ईरान लौट गया,
तो उसका उत्तराधिकारी आता है भारत में अहमद शाह अब्दाली, ये भी आक्रमण करता है। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड। मोहम्मद शाह हिजड़ों के साथ ज्यादा जीवन बिताता था और विलासी जीवन पसंद करता था, रंगीन स्वभाव का व्यक्ति था, इस वजह से इसको रंगीला बादशाह कहा गया है इतिहास में। मोहम्मद शाह को क्या बोला गया? रंगीला बादशाह। पूछा जाता है कि कौन से बादशाह को रंगीला बादशाह? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह बोला गया है, जिसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, जिसने लगभग 29 सालों तक शासन किया। इसके समय में नादिर शाह ने, जो ईरान का आक्रमणकारी था, उसने आक्रमण किया और शाहजहां के द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस को लाल किले दिल्ली से लूट के ले गया, कोहिनूर के हीरों को लूट ले गया, 15 करोड़ नगद लूट ले गया और दिल्ली में बहुत लोगों को मार गया। कौन सी लड़ाई में? करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराया 13 फरवरी 1739 को। नोट कर लेना लड़ाई को। इनके साथ रहता था तो इसका स्वभाव कैसा था? रंगीन मिजाज का था, हिजड़ों के साथ रहता था, विलासी जीवन में रहता था, तो रंगीला बादशाह इसको कहा गया। इसके बाद उत्तराधिकारी बनता है अहमद शाह, 1748 से 54 तक रहता है ये। ठीक है, इसके समय में नोट करके लिखना, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगभग 5 बार आक्रमण किया था, ये लिख लेना। कुछ कुछ पॉइंट मैंने यहाँ आपको बता दिए थोड़े हिंट के लिए, इन पॉइंटों को आप याद रखना, यहीं से गारंटी है क्वेश्चन फंस जाएगा अगर यहाँ से आगे आएगा तो क्वेश्चन। ठीक है, वो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अहमद शाह अब्दाली किसका उत्तराधिकारी था? नादिर शाह का, ईरान का। ये आक्रमण कर रहा है इसके शासनकाल में जी। अहमद शाह मुगलों में से था। ठीक है, अब इसके बाद उत्तराधिकारी कौन आता? आलमगीर सेकंड, जिसका वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन। ये वास्तविक नाम था इसका, ये सोपादी के नाम के साथ गद्दी पर बैठता है आलमगीर सेकंड। 1754 से 1759 था, 1754 से 1759, सिर्फ इतना लिख लो। ये आलमगीर सेकंड मुगलों का बादशाह था, 1754 से 1759 तक रहता है। इसके बाद अगला आता है शाह आलम सेकंड, 1759 से 1806 तक। ये कुछ नहीं थे, ये अंग्रेजों की कठपुतलियां थे बस। जो बाद बाकी के मुगल शासक थे, जो सम्राट रह गए, ये शाह आलम सेकंड 59 से 1806 तक इन्होंने जीवन व्यतीत किया दिल्ली में। ये अंग्रेजों के हाथों की कठपुतलियां थे, अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसे इन पर काम करवाते थे, जिस तरीके से अंग्रेज चाहते थे वैसे ये काम करते थे, है ना। तो ये सिर्फ उनके रंगमंच की कठपुतलियां रह गई, जैसा अंग्रेजों को अच्छा लगेगा उस हिसाब से। चूंकि अंग्रेजों का पूरा ताकत से स्थापित होने लग गए थे इस समय तक भारत में, 18वीं सदी तक। ठीक है, 18वीं 19वीं सदी में एंटर कर गए थे। अब इनके समय में सुनो, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये एक पॉइंट नोट कर लेना, किसके समय में? शाह आलम सेकंड के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उस समय शासक कौन थे? शाह आलम सेकंड थे। बक्सर की लड़ाई इन्हीं के समय में हुई। और बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था, जिसमें 3 शासक मिलकर लड़े थे। एक ये बंगाल, ये दिल्ली के थे शाह आलम सेकंड, एक बंगाल के थे मीर कासिम, और एक अवध के थे शुजाउद्दौला। तीनों शासक बक्सर की लड़ाई को मिलकर लड़े थे। सैन्य ताकत पे अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था इस लड़ाई को। हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध को जीत लिया, सैन्य ताकत के दम पे जीता था, पूरी ताकत से भाई साहब। तो बक्सर की लड़ाई इन्हीं के समय में भाई। 1765 में इलाहाबाद की भी संधि कौन के समय में भाई? इन्हीं के समय में भाई साहब। ये तीनों पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे गए। इनके बाद उत्तराधिकारी बनता है अकबर सेकंड, इन्हीं का पुत्र था, 1806 से 37 तक रहता है अकबर। 1806 से अकबर सेकंड है, अकबर फर्स्ट तो वही था जो पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको। अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक मुगल शासक रहता है। इन अकबर सेकंड की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर सेकंड आता है, जो 1837 से 1862 तक उत्तराधिकारी रहता है। कब से? 37 से 62 तक। अगर देखें तो 40, 10, 50 और 10, 20, 22, कुछ 22-25 सालों तक ये शासन में रहता है अंतिम मुगल बादशाह, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल बादशाह था, जो कि 1837 से 1862 तक रहता है। शासनकाल भी आप लिख लेना, जो कि शासनकाल का भी पूछा जाएगा तो आप ही उत्तर देंगे, चिंता ना करें आप, बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको उस स्तर पर मुगल साम्राज्य में पढ़ाऊंगा। अब स्थापत्य कला की क्लास भी आनी है। अभी तो जी मैंने शासकों को बताया औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासक आए, उत्तराधिकारी आए, जिन्होंने अलग अलग समय पर शासन किया। तकरीबन 52 साल बीत गए और 52 सालों में इतने 8-9 उत्तराधिकारी आए। तो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर सेकंड थे, 1837 से 1862। अगर बेटा पेपर की परीक्षा की बात करें तो अकबर सेकंड भी पूछा है कि अकबर सेकंड कब से कब तक रहा पेपरों में, तो कोई कौन सा प्रश्न नहीं पूछा है, हर एक प्रश्न पूछा है इनमें से उठा करके, औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारियों में से कौन से शासक को रंगीला बादशाह कहा गया है? लिख लो, नंबर 1 प्रश्न ये पूछा गया है। कौन से शासक के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया? ये प्रश्न पूछा है कई बार। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी दिल्ली का कौन बना? इस प्रश्न को नोट करिए, ये प्रश्न पूछा है कई बार। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन किस वजह से हो गया? इस प्रश्न को नोट कर लो। पतन के कारण मैंने बताए, एक कारण लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत की वजह से। ठीक है,
मुअज्जम जो गद्दी पर बैठा था, औरंगजेब का पुत्र था, वो किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा? वास्तविक नाम तो मुअज्जम था, उपाधि क्या थी? बहादुर शाह प्रथम। ये उपाधि धारण करी इसने, इस उपाधि के साथ बैठा। ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कौन सा नहीं पूछा गया? सारे प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। रोशन अख्तर वाला लिख लेना। कौन सा शासक का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह का नाम रोशन अख्तर था। 29 सालों तक शासन किया इसने। करनाल का युद्ध कब हुआ? इस पॉइंट को नोट कर लो, लड़ाई को। करनाल का युद्ध, करनाल कहाँ पे? हरियाणा में। यहाँ पे केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है, दूध के ऊपर रिसर्च होती है, दूध से बनने वाले उत्पादों पर रिसर्च होती है। केंद्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान भी है करनाल के अंदर, है ना, जो कि हरियाणा के अंदर है। करनाल में ये युद्ध होता है 13 फरवरी 1739 को। ईरान से आकर के एक आक्रमणकारी मुगलों पर आक्रमण करता है और मुगलों को हराता है। साया के द्वारा बने हुए तख्ते ताउस को कौन लूट के ले गया? प्रश्न पूछा गया है, नोट कर लेना। तख्ते ताउस का निर्माण किसने कराया था? साया ने कराया था। किसके शासनकाल में लूट के ले गया? नादिर शाह के शासनकाल में लूट करके ले गया। इस पॉइंट को नोट करिए आप, ठीक है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी, अब जो ईरान का आक्रमणकारी आया उसका उत्तराधिकारी कौन था जिसने भारत में 5 बार आक्रमण किया? तो इसका भी नाम नोट करिए आप। ये प्रश्न के तरीके से, प्रश्न की शकल में आप नोट कर सकते हैं। तो कौन था? अहमद शाह अब्दाली। विलासी जीवन व्यतीत करता था, हिजड़ों के साथ रहता था, इस वजह से रंगीला बादशाह कहा गया। किससे कहा गया रंगीला बादशाह? मोहम्मद शाह को ही कहा गया, ठीक है। ये बात नोट करिएगा। बक्सर की लड़ाई किसके शासनकाल में हुई? शाह आलम सेकंड के शासनकाल में बक्सर की। इलाहाबाद की संधि किसके शासनकाल में हुई? शाह आलम सेकंड के शासनकाल में इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया किसके शासनकाल में? शाह आलम सेकंड के शासनकाल में। वर्ष 1803 में अधिकार कर लिया था। अंतिम मुगल बादशाह कब थे कब तक रहा? 1837 से 1862 तक रहा। अंतिम मुगल बादशाह से पहले कौन सा शासक था दिल्ली का? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जो क्लास को देख लेंगे, शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, उन तक ये प्रश्न पहुंचेंगे, उन तक ये नॉलेज पहुंचेगी। नहीं, आमतौर पर बच्चे औरंगजेब के बाद कई बार ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना चाहिए और सारी चीज पढ़नी चाहिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो अंतिम मुगल बादशाह से पहले कौन था? अकबर सेकंड था, 1806 से 1837 तक। तो ये थे औरंगजेब के बाद एक छोटी सी क्लास में उत्तराधिकारी। इन्हें पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने बता दिए। आगे की क्लासों में आपसे फिर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को और सेगमेंट को शेयर करते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। सभी को नमस्कार और राधे राधे, जय श्री राम।